गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ग्रोथ प्रोमोटर्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड के बारे में। आज हम एक और ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इथाइलिन। इथाइलिन प्लांट्स में कॉम्बिशन प्रोडक्ट है और एक एयर पॉल्यूटेंट है। इसको हमेशा से जाना जाता है कॉम्बिशन प्रोडक्ट के रूप में और एयर पॉल्यूटेंट के रूप में, लेकिन कुछ समय बाद यह डिस्कवरी हुई कि ये एयर पॉल्यूटेंट होने के साथ साथ एक पावरफुल प्लांट हार्मोन भी है जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। ये दो मिथाइल ग्रुप के जुड़ने से बना होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये प्लांट में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में बनता है, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में होने के साथ साथ ही इसकी खास विशेषता है, खास स्पेशलिटी है कि प्लांट में बहुत एक्सट्रीमली लो कंडीशंस में एक्टिव होता है। इसके साथ ही ये एक्वस मीडियम में या वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। इसके कारण प्लांट में जो इथाइलिन प्रेजेंट होता है वो वोलेटाइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और उसके बाद ये प्लांट से बाहर के एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी ये हुआ इसके बारे में, मुख्य इसका नेचर, ये गैसेस फॉर्म में होता है, नॉन सॉल्यूबल होता है एक्वस मीडियम में। फिर इसकी अगर हिस्ट्री में देखें तो इथाइलिन की हिस्ट्री जो है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, जबकि ये देखा गया, प्लांट ग्रोअर्स ने ये देखा कि स्मोक और बर्निंग गैसेस का प्लांट पे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन इसके बारे में फर्स्ट जो एविडेंस आया, फर्स्ट सॉलिड एविडेंस आया, रिकॉर्डेड एविडेंस आया, वो तब आया जब प्लांट्स के ऊपर स्मोक और बर्निंग गैस का इफेक्ट देखा गया। और इसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड इफेक्ट जो नोटिस किया वो एक रशियन बॉटनिस्ट D.N. एल्जोबो ने 1901 में किया, जबकि वो सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में है उसमें काम कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि इथाइलिन जो है प्लांट ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करता है। उन्होंने यह भी देखा कि इल्यूमिनेटेड गैस से जो इथाइलिन निकलता है उसके 3 टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन्होंने पी प्लांट पे काम किया तो उन्होंने देखा इथाइलिन का पी सीडलिंग्स पे 3 फोल्ड इफेक्ट होता है, 3 तरह का इफेक्ट होता है। वो है स्टेम एलोंगेशन, स्टेम थिकनिंग और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी कि प्लांट मटेरियल से इथाइलिन निकलता है वो H.H. कजन्स ने 1910 में की। उन्होंने ये देखा कि जब ऑरेंज और बनाना एक साथ ट्रांसपोर्ट हुए तो ऑरेंज से कुछ ऐसी गैस निकली जिसके कारण कि जिसने बनानास की राइपनिंग की, यानी ऑरेंज और बनाना साथ में रखो तो ऑरेंज से निकलने वाली गैस से बनाना राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। 1934 में आर गेने ने ये इथाइलिन का केमिकल प्रूफ दिया और उन्होंने इसको ये बताया कि राइप एप्पल से प्रोड्यूस होता है। उन्होंने जो वर्क किया राइप एप्पल पे किया, उससे जो प्रोड्यूस होने वाले इथाइलिन का केमिकल प्रूफ दिया। उसके बाद यह देखा गया रिसर्चेज में कि जो इथाइलिन होता है हायर प्लांट्स के सभी पार्ट्स में से प्रोड्यूस होता है। क्रोकर एट ऑल ने 1935 में यह एस्टेब्लिश किया कि इथाइलिन को नेचुरल प्लांट हार्मोन की तरह से ट्रीट किया जाए, नेचुरल प्लांट हार्मोन्स में यूज़ किया जाए। तो अगर हम इसके बारे में वापस से एक बार देखें नटशेल में, तो इथाइलिन जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट और प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बशन माना जाता था, वो बाद में ये देखा गया कि एक पावरफुल प्लांट हार्मोन है। एक गैसेस फॉर्म में 2 मिथाइल ग्रुप के मिलने से बना होता है। प्लांट में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाने के साथ ही साथ बहुत लो कंसंट्रेशन पे एक्टिव होता है। इसका सिंथेसिस देखें तो ये अमीनो एसिड मेथियोनिन से बनता है। ये एक्वस मीडियम में सॉल्यूबल नहीं होने के कारण जो लीफ होती है या प्लांट होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस में वेपोराइज हो जाता है और इसके बाद ये आउटर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। इसकी जो डिस्कवरी को देखें तो वो 19th सेंचुरी से प्रारंभ हुई, जब प्लांट ग्रोअर्स ने सबसे पहले देखा स्मोक और बर्निंग का प्लांट्स पे इफेक्ट। फिर इसके बारे में डिस्कवरी की एक रशियन बॉटनिस्ट ने। धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कवरी हुई। 1935 में ये देखा गया कि इथाइलिन एक नेचुरल प्लांट हार्मोन्स में शामिल किया जाए इथाइलिन को। अब इसका बायोसिंथेसिस देखें हिस्ट्री के बाद या डिस्कवरी के बाद, तो इसके बायोसिंथेसिस में सभी हायर प्लांट, जैसा कि अभी देखा था, इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो मेजर प्रिकर्सर है वो होता है अमीनो एसिड मेथियोनिन। इसका जो 3rd और 4th कार्बन होता है मेथियोनिन का, वो इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया, मिथाइल एसिडिनोसिन और अन्य मिथाइल कंपाउंड। अमोनिया और मिथाइल ग्रुप दोनों वापस से मेथियोनिन में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन एंड सल्फर को कंजर्व हो जाती है और वापस से इथाइलिन का प्रोड्यूशन हो सकता है। मतलब इथाइलिन का निर्माण होता है मेथियोनिन से,
साथ ही साथ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया, मिथाइल एडेनोसिन और अन्य मिथाइल कंपाउंड। ये सभी कंपाउंड वापस से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वापस से मेथियोनिन में चेंज हो जाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन और सल्फर कंजर्व हो जाती है और मेथियोनिन का प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। इसके बाद हम देखेंगे बायोएसिड। क्योंकि हमने अभी देखा इथाइलिन गैसेस नेचर का है, तो इसका जो डिटेक्शन होता है गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसको डिटेक्ट किया जा सकता है मैनोमेट्रिक मेथड के द्वारा भी। ये जो गैस है मर्क्यूरिक परक्लोराइड द्वारा एब्जॉर्व की जाती है और क्लोराइड्स द्वारा लिबरेट होती है। इसलिए ये जो गैस है उसको मर्क्यूरिक परक्लोराइड के स्मॉल वॉल्यूम में डालते हैं या फिर सिलिका जेल उसके ऊपर लगा के एब्जॉर्व किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस मीडियम में HCl भी ऐड किया जाता है, जो कि एक बार गैस को एब्जॉर्व होने के बाद उसको लिबरेशन में मदद करता है। फिर इस लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम मेज़र किया जाता है। फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो प्लांट के में प्रेजेंट इथाइलिन के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के काम में आता है। इसके अलावा इसका एक और बायोएसिड है ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एथिलेटेड पी, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था 1901 में। उसको आज तक भी इसके बायोएसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें एथिलेटेड पी सीडलिंग्स हैं वो इथाइलिन के लिए एक्सपोज किए जाते हैं। तो उसमें 3 रेस्पॉन्स दिखाई देते हैं: स्टेम एलोंगेशन में रिडक्शन, स्टेम डायामीटर में वृद्धि और जियोमेट्रिक रेस्पॉन्स में कमी। बहुत लो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट देखे जा सकते हैं 1 ppm। अगर हम इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं और 50 ppm तक कर दें तो सेल डिवीज़न और DNA सिंथेसिस में रुकावट आती है एपिकल हुक रीजन सीडलिंग्स के। फिर ये हुआ इसका बायोएसिड और हिस्ट्री। अब हम देखें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन। ग्रोथ, सबसे पहले हमने जैसे कि हम जाते हैं ये ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं। इथाइलिन जो है ग्रोथ पे एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है, पर ये रिटार्डेशन जो है इथाइलिन का सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ पे या लंबाई में वृद्धि होता है। इसके विपरीत इथाइलिन ट्रांसफर या आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। रिडक्शन ऑफ ग्रोथ जो होता है वो इसके सेल डिवीज़न को इनहिबिट करने के कारण होता है। यह ऑब्जर्व किया गया एथिलेटेड पी सीडलिंग्स में। पी सीडलिंग्स में इथाइलिन जो होता है वो जाइलम वेसल के फॉर्मेशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। फिर हम दूसरा इफेक्ट देखें इसका ट्रॉपिक मूवमेंट्स पे। जो इथाइलिन है वो स्टेम को एजियोट्रॉपिक बनाता है। इसका मेनली इफेक्ट होता है ये ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। जोबेल नामक साइंटिस्ट ने बताया कि इसके विपरीत टोमेटो में ये जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ये स्टेम को जियोट्रॉपिक बनाता है इन जनरल, पर क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट पर ये टोमेटो में स्टेम को जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स बढ़ाता है। एपिनास्टिक रेस्पॉन्सेस, इथाइलिन प्लांट्स में एपिनास्टिक को कॉज करता है, जिसके कारण की लीव्स जो मुड़ जाती हैं, बेंड डाउन हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इथाइलिन के एप्लीकेशन से पेट्रियोल के अपर साइड में ज़्यादा ग्रोथ होती है लोअर साइड की जगह। एपिनास्टी तब भी होती है जबकि उसके ऊपर ऑक्सीजन अप्लाई किया जाए। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम एंडोजेनस इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा टोमेटो में एपिनास्टी को ये इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर एक और इसका इफेक्ट है सेनेसेंस एंड एब्सेशन। आप सब जानते हो पतझड़ के टाइम में लीव पीली होकर और झड़ने लग जाती हैं। सेनेसेंस और एब्सेशन के लिए सबसे जो मुख्य उत्तरदायी हार्मोन है एब्सिसिक एसिड के साथ, वो है इथाइलिन। सेनेसेंस और एब्सेशन होता है इथाइलिन और एब्सिसिक के कारण, और साइटोकाइनिन्स और ऑक्सीजन इसको रोकते हैं। दोनों ही नेचुरल इंड्यूस, दोनों तरह का इथाइलिन सेनेसेंस और एब्सेशन इंड्यूस करता है। ये लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स का सेनेसेंस को एक्सेलरेट करता है। एंडोजेनस इथाइलिन, जब सेनेसेंस होता है तो प्लांट में इथाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियली प्लांट को इथाइलिन दिया जाए तो वो क्लोरोफिल के निर्माण को डिग्रेड करता है। ACC जो है वो इथाइलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर है। ये भी इथाइलिन की तरह से ही क्लोरोफिल डिग्रेडेशन को इंड्यूस करता है या बढ़ाता है।
इथाइलिन सेनेसेंस के साथ साथ एब्सेशन ऑफ लीव्स, फ्रूट, पेटल्स एंड फ्लावर भी इंड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस नामक एंजाइम प्रोड्यूस करता है या और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम सेल वॉल के ब्रेकडाउन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हो गया इसके 4 इफेक्ट: ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एपिनास्टिक, सेनेसेंस एंड एब्सेशन। अब है फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। इथाइलिन जो होता है सेक्स एक्सप्रेशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह है सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा गया पाइनएप्पल पे। ये पाइनएप्पल में फीमेल फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह का इफेक्ट देखा गया ब्रोमोलाइड्स, आइरिस, मैंगो पे। लेकिन कुछ प्लांट में साथ ही साथ जो इथाइलिन होता है फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है और उसका डिस्कलरेशन, डिफॉर्मेशन और फेडिंग भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स में इथाइलिन सेक्स एक्सप्रेशन को भी चेंज कर देता है, खासकर यूनिसेक्सुअल प्लांट में। इथाइलिन प्लांट्स में फीमेलनेस को बढ़ाता है या फीमेल प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, खासकर कुकुरबिटेसी फैमिली में। इसके अलावा ये कुकुरबिट्स और वीट आदि में मेल स्टेरिलिटी को भी प्रोड्यूस करता है, तो ये फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। फिर इसका एक और इफेक्ट है फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में इसका सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक इफेक्ट है इथाइलिन का फ्रूट राइपनिंग के। जो इथाइलिन का जो सबसे पहले जो प्रभाव देखा गया वो फ्रूट राइपनिंग पर ही देखा गया था। जो ये हार्मोन होता है ये मैच्योर फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रोड्यूस करता है, खासकर बनाना, एप्पल, टोमेटो, एवोकाडो आदि। एप्पल्स में जब फ्रूट की सॉफ्टनिंग होती है तो उस समय साथ ही साथ इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो इथाइलिन नॉर्मली 1 ppm से भी कम होता है वो 15 ppm तक बढ़ जाता है। मतलब फ्रूट राइपनिंग के समय प्लांट में अगर एनालाइज किया जाए तो इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। मुख्यतः जो सॉफ्टनिंग होती है वो सेल वॉल मटेरियल में केमिकल चेंज के कारण होती है। इस राइपनिंग में और सेल वॉल मटेरियल की सॉफ्टनिंग में इथाइलिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रूट्स की राइपनिंग के समय में इथाइलिन का प्रोडक्शन 50 से 100 फोल्ड्स हो जाता है। फिर एक और इफेक्ट इसका हम देखेंगे तो वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस कंडीशन के समय भी लीव्स इथाइलिन को प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही ये एब्सिसिक एसिड को भी स्टिमुलेट करता है और स्टोमेटल क्लोजर के लिए उत्तरदायी होता है। फिर एक और इसका इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जैसे कि फ्रूट राइपनिंग के समय की तरह से ये देखो फ्रूट राइपनिंग इसमें दिखाई दे रही है। जब फ्रूट ग्रीन होता है तो इसमें एसिड होता है, स्टार्च होता है, क्लोरोफिल होता है, पेक्टिन होता है और लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फ्रूट राइपनिंग के समय जो इथाइलिन का इफेक्ट होता है तो एसिडिक मीडियम न्यूट्रल हो जाता है, स्टार्च शुगर में बदल जाता है, क्लोरोफिल एंथोसाइनिन में बदल जाता है और सेल वॉल में जो पेक्टिन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि फ्रूट की राइपनिंग होती है। इथाइलिन शूट ग्रोथ भी करता है, जैसा कि मैंने बताया था फ्लावरिंग के टाइम में फीमेलनेस को बढ़ाता है और इथाइलिन का इफेक्ट थिग्मोमॉर्फोजेनेसिस पे भी होता है। और इस सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक और जो इसका इम्पोर्टेंट है वो जर्मिनेशन पे। जर्मिनेशन पे इथाइलिन का सबसे जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या यूज़फुल इफेक्ट कहें जो कमर्शियली भी यूज़ होता है वो होता है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ये बहुत सारे सीड्स में डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। हम सब जानते हैं डॉर्मेंसी क्या होता है। जब एक मैच्योर सीड जर्मिनेट नहीं होता उस पीरियड को कहते हैं डॉर्मेंसी। तो इथाइलिन के एप्लीकेशन से सीड्स में जर्मिनेशन होता है और डॉर्मेंसी ब्रेक होती है। ऐसा माना जाता है कि ये लेट्यूस, ग्राउंडनट, वीट, क्लोवर सीड्स में जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी ब्रेक करके। इसके साथ ही साथ इथाइलिन में कुछ प्लांट्स जैसे कि मेज, पोटेलिया और कुछ वीड्स में जर्मिनेशन को इनहिबिट भी करता है। फिर अगर हमने इसके इफ़ेक्ट्स देखे, अब हम देखें कमर्शियल यूजेस। जैसे कि हमने पढ़ा इथाइलिन को यूज़ किया जाता है बहुत सदियों से फ्लावरिंग के लिए और फ्रूट राइपनिंग के लिए। इसके जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट होता है इसको भी ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट प्रोडक्शन के कारण होता है। इसका सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के भी इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये सब उसके हैं यूजेस इथाइलिन के। तो इथाइलिन एक गैसेस हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर है। कमर्शियल यूज़ होते हैं इसके मुख्यतः फ्रूट राइपनिंग में और फीमेलनेस ऑफ फ्लावर्स में।